हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आस्था आईएएस के फुल लेंथ टेस्ट 4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आने वाली बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम में आपको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। साथ ही बीपीएससी 68th एग्ज़ाम में भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में क्या प्राचीन काल में पटना का नाम नहीं था? तो कुसुमपुर था, पुष्पपुर भी था, पाटलिपुत्र था, पावापुरी नहीं था। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो दाऊद खां करारानी था। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, किस तीर्थंकर का जन्म भागलपुर के निकट चंपापुरी में हुआ था? तो जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर जो बसु पूज्य थे उन्हीं का जन्म हुआ था भागलपुर के निकट चंपापुरी में। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। राइट ऑप्शन ए है। 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी पर गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार के कर्नाट वंश के सम्राट हरि सिंह को पराजित कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इस युद्ध में कर्नाट वंश का अंत हो गया तथा हरि सिंह देव कर्नाट वंश के अंतिम शासक साबित हुए। नेक्स्ट, बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया था? 1590 में किया था। राइट ऑप्शन ए है। बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के उपरांत राजा राम सिंह ने उड़ीसा पर 1590 में आक्रमण किया। इस आक्रमण में बंगाल के सूबेदार एवं अधिकारियों ने भी सहायता दी थी। नेक्स्ट, तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? शिव सिंह के छत्रछाया में। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी? शेर शाह ने किया था। राइट ऑप्शन सी है। भूमि की व्यवस्थित माप के लिए शेर शाह ने सिकंदरी, गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? कर्नाट वंश के शासन के टाइम में। राइट ऑप्शन ए है। पटवारी व्यवस्था का मिथिला में प्रारंभ इसी समय हुआ था। नेक्स्ट, पंचायत समिति में कितने अस्थायी समितियां होती है? 7। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा वन तथा वन प्राणी विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, कृषि जलवायु के दृष्टिकोण से बिहार को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तब बिहार को 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। 3। राइट ऑप्शन सी है। कौन कौन? उत्तर पश्चिम मैदान यानी नॉर्थ वेस्ट प्लेन, सेकेंड है उत्तर पूर्वी मैदान यानी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन, और थर्ड जो है दक्षिणी मैदान यानी साउदर्न प्लेन। नेक्स्ट, NHFS 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना हो गया है? 1090 हो गया है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, NHFS 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर कितनी प्रतिशत है? 3% हो गई है, पहले 3.4% थी। सो राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में बटरफ्लाई पार्क बनाने की घोषणा की गई है? रोहतास जिले में। राइट ऑप्शन ए है। रोहतास जिले के महत्वपूर्ण धार्मिक एवं इको पर्यटन स्थल तुतला भवानी में राज्य का प्रथम बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा। साथ ही तुतला भवानी के समीप हर्बल पार्क भी विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में बिहार के किस जिले में आयुर्वेद महापर्व 2021 का आयोजन किया गया? नालंदा के राजगीर में किया गया था। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, बिहार में सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क किस जिले में प्रस्तावित है? पूर्णिया में प्रस्तावित है। राइट ऑप्शन ए है। जूट पूर्वोत्तर बिहार का एक प्रमुख कृषि उत्पाद है। जूट उत्पादन में सीमांचल में विकास और रोजगार के उद्देश्य से पूर्णिया में जूट और नेचुरल फाइबर पार्क खोला जाएगा। इसका उद्देश्य जूट उद्यमियों को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय ग्रामीणों और महिलाओं को स्वरोजगार के उद्देश्य से जूट उत्पादों का प्रशिक्षण देना भी शामिल है। नेक्स्ट, भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम 2022 में मुख्य अतिथि कौन थे? अमित शाह थे। राइट ऑप्शन बी है।
देश में स्वतंत्रता संग्राम के 1857 के अग्रिम योद्धा वीर कुंवर सिंह का 165वां विजयोत्सव 23 अप्रैल 2022 को मनाया गया। जगदीशपुर के दुलौर स्थित जिस मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरंगा झंडा लहराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसी मंच पर वीर कुंवर सिंह के वंशज ब्रह्मानंद सिंह को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में चलाए जा रहे अभियान प्रहार का संबंध किससे है? तो पुलिस कार्रवाई से है, राइट ऑप्शन सी है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार संगीन आपराधिक मामलों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की विशेष मुहिम जारी है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान प्रहार के तहत मार्च 2022 में वज्र द्वारा 5769 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में स्थित पावापुरी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रख दिया गया है? तो नालंदा, राइट ऑप्शन डी होगा। वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान VIMS पावापुरी के स्थापना दिवस 14 अप्रैल 2022 के अवसर पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विम्स का नाम बदलकर भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंवाद यात्रा के दौरान 2 दिन पूर्व पावापुरी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर भगवान महावीर संस्थान के नाम पर रखने की घोषणा की थी। नेक्स्ट, बिहार का अपना कर राजस्व वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितना रहा? 45,767 करोड़ रुपये रहा, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को सम्मानित किया गया, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, संसदीय प्रकार की सरकार में मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे किसका समर्थन प्राप्त हो। इसका इंग्लिश वर्जन में पढ़ता हूँ। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ए पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट इंजॉय द सपोर्ट ऑफ द। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के निचले सदन के अधिकांश सदस्य, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 इधर, सूची 2। नियंत्रक मंडल की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, तो ए का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था, तो बी का जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दी गई थी, तो सी का हो जाएगा 3। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति लॉर्ड मैकाले के रूप में की गई थी, किस चार्टर अधिनियम 1833 के थ्रू, तो डी का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखा गया है? तो वह है प्रेस की स्वतंत्रता, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के आधार पर कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें। तो 1936 में नागालैंड का गठन हुआ था, 1936 में। उसके बाद में पंजाब को हरियाणा से अलग किया गया 1966 में, 1966 में। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन किया गया 2000 में। तेलंगाना का जो गठन किया गया 2014 में किया गया था। तो सबसे पहले नागालैंड, देन हरियाणा यानी 1, 3, उसके बाद में 2 छत्तीसगढ़, उसके बाद में 4, तो 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो कृषि आता है राज्य सूची के अंतर्गत, राइट ऑप्शन ए होगा। मुद्रा नहीं आता है, बैंकिंग नहीं आता है, रक्षा भी नहीं आता है, केंद्रीय सूची के विषय हैं ये, राज्य सूची में आता है कृषि।
नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो वह है आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, ये सही है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, ये भी सही है। अनुच्छेद 17 में उपाधियों का अंत नहीं। अनुच्छेद 17 में यानी आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। सो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। सो अनुच्छेद 18 सैन्य उपाधियों की अनुमति, ये सही है। गलत कौन सा है? गलत सी है, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारत के धर्मनिरपेक्षता को एक स्थिर धर्म कहा है? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो भाग 4 के DPSP में देख सकते हैं, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, कन्वेंशन एक वक्ता हमेशा एक वक्ता का पालन किया गया है, तो यूके में पालन किया जाता है। इन यूके देयर इज ए कन्वेंशन दैट वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर। ब्रिटिश स्पीकर इज इलेक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट बाय एंड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। यूजुअली he is re-elected as many times as he wants. A change of party does not make any difference. So right option यहाँ पे बी हो जाएगा, यूके में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत का नागरिक हो, ये सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी सही है। वह संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, नहीं, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तो ये गलत है। सही कौन कौन सा है? 1 और 2, तो केवल 1 और 2, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का एक अभिन्न अंग है, राइट ऑप्शन ए होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक है? तो कम से कम 2 बैठकें आवश्यक है, राइट ऑप्शन सी है। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अर्थात एक वर्ष में कम से कम 2 सत्रों का आयोजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेथोस्कोप, इसका यूज होता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, सो ए का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। स्फिग्मोमैनोमीटर, इसका यूज किया जाता है रक्तचाप मापने के लिए, तो बी का जो हो जाएगा वो 4 होगा। कैरेट मीटर, कैरेट मीटर का यूज किया जाता है सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए, कैरेट मीटर, तो सी का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ए कैरेट मीटर इज ए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन विच द क्वालिटी एंड कंपोजिशन ऑफ मेटॉलिक एलॉयज, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम, रुबिडियम एंड अदर रिलेटेड एलॉयज आर टेस्टेड यूजिंग रेज। मतलब ये रहा कि कैरेट मीटर एक वैज्ञानिक यंत्र है जिसमें किरणों के प्रयोग से सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम, रेडियम तथा अन्य संबंधित मिश्र धातुओं की गुणवत्ता एवं उनके धात्विक संगठन का परीक्षण किया जाता है। सो इसमें से सी का जो हो जाएगा वो 2। लक्स मीटर, लक्स मीटर का यूज लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। लक्स मीटर इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस जनरेटेड बाय लाइट फॉलिंग इन ए पार्टिकुलर एरिया, तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, तो डी का जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में उपकरण यानी यंत्र का नाम दिया गया है और सूची 2 में मापन की गई राशि के बारे में दिया गया है। एमीटर, एमीटर से किस चीज़ को मेजर किया जाता है? तो एमीटर से विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है, तो ए का 3 हो जाएगा। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है? सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है, सो बी का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा।
एस्प्रिन तुलना यानी एस्प्रिन बैलेंस का यूज किस लिए किया जाता है? भार यानी वेट को मेजर करने के लिए। तो सी का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। बैरोमीटर का यूज जो है दाब यानी प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो डी का जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए जो फार्मूला होता है जी इज इक्वल टू होता है Gm/r²। Gm/r²। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और m जो है मास ऑफ द अर्थ है, r जो है रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं। भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होता है जी का मान, ध्रुवों पर अधिक होता है। तो g इज इक्वल टू Gm/r² में जहाँ पे अर्थ के रेडियस का वैल्यू कम होगा वहाँ पे g का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि अर्थ जो है ध्रुवों पे यानी पोल्स पे चपटी हुई है, फ्लैट है, तो वहाँ पे रेडियस का वैल्यू कम होने की वजह से वहाँ पे g का वैल्यू ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। और इक्वेटर पे जो है उभरी हुई है थोड़ा सा, तो r का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है इक्वेटर पे, तो g का वैल्यू कम होगा इक्वेटर पे। तो ध्रुवों पे यानी पोल पे g का वैल्यू मैक्सिमम होगा और इक्वेटर पे मिनिमम होगा। तो भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होता है, ये सही ऑप्शन है। ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक होता है, नहीं, ये गलत है। दोनों जगहों पर समान होता है, बिल्कुल नहीं। दोनों जगहों पर कैसे समान होगा? जब r वेरी करेगा तो g का वैल्यू भी वेरी करेगा ही, दोनों जगहों पे समान हो ही नहीं सकता है। सो ये भी गलत है। हर जगह स्थिर रहता है, नहीं, हर जगह स्थिर कैसे रहेगा? हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g का वैल्यू घटता है, कम होता है। और डेप्थ के अकॉर्डिंग भी कम होता है, जैसे अर्थ क्रस्ट के अंदर जैसे जैसे हम जाते हैं g का वैल्यू कम होते चला जाता है, ऊपर जैसे जैसे जाते हैं g का वैल्यू भी कम होते चला जाता है। अर्थ सरफेस पे ही मैक्सिमम होता है। सो हर जगह स्थिर रहता है, ये तो गलत होगा। सही कौन सा है? ए। नेक्स्ट, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? ए बोट विल नॉट सबमर्ज व्हेन द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट इज इक्वल टू। 4 ऑप्शन है। वॉल्यूम ऑफ द बोट, नाव के आयतन, द सरफेस एरिया ऑफ द बोट, नाव के पृष्ठीय क्षेत्रफल, नाव के घनत्व, डेंसिटी ऑफ द बोट और नाव के भार यानी द वेट ऑफ द बोट। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यदि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में, किसी लिक्विड में पार्शियली या फुल्ली यदि डूबी हुई है तो उस पर लगने वाला फोर्स ऑफ बुआयंसी का वैल्यू जो होता है डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। तो मतलब ये रहा, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, यदि इस पे 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक तो इसका वेट mg नीचे की ओर, एक फोर्स ऑफ बुआयंसी ऊपर की ओर p। यदि mg यानी वेट का वैल्यू जो है फोर्स ऑफ बुआयंसी से ज़्यादा होगा तो ये सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। जब तक बराबर है तब तक वो नहीं डूबेगी, तो नाव के भार के इक्वल होगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल का जो वेट होगा वो नाव के भार के इक्वल होगा, तब तक वो नहीं डूबेगी। नेक्स्ट, एक दौड़ में फिनिश लाइन से आगे दौड़ने वाला मैराथन धावक किसके कारण होता है? ये मैराथन रनर रनिंग बियॉन्ड द फिनिश लाइन इन ए रेस बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ इनर्शिया, वर्टिकल मोशन या फिर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें से जड़ता का कानून यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन का मतलब ये रहा कि कोई भी जब धावक है फिनिश लाइन को क्रॉस कर जाता है उसके बाद भी वो दौड़ते रहता है, मतलब अपने आप को सडन वो रोक नहीं पाता है। ये किसकी वजह से होता है? तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से, ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से होता है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो इनएबिलिटी है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने नहीं देना चाहता है। वही जड़ता है, वही इनर्शिया है। यानी इनर्शिया की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज होने नहीं देता है, उसी तरीक़े से अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने नहीं देना चाहता है। तो धावक जो है दौड़ रहा है,
फिनिश लाइन को क्रॉस कर गया, उसके बावजूद भी उसका स्टेट ऑफ मोशन है, तो उसका बॉडी जो है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं होने देना चाहेगा, यानी सडन रोकने नहीं देना चाहेगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, जड़ता का कानून यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है तो उसका भार बना रहता है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबव इट्स वेट रिमेन्स, शून्य या फिर नकारात्मक बिकम नेगेटिव हो जाता है, या फिर सेम रहता है, यहाँ सेम होगा इक्वल सेम, या फिर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब गिर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जी के इक्वल होता है, जी के इक्वल। हम वेट जानते हैं, वेट इज इक्वल टू होता है mg। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रुकी हुई है या गिर रही है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जी ही रहेगा, तो इस कारण से वेट जो होगा वो हमेशा mg ही रहेगा, तो सेम रहेगा वहाँ पे। सी ऑप्शन सही होगा, सेम। नेक्स्ट, घर में चिमनियों का कार्य किस पर आधारित है? तो बर्नौली की इक्वेशन पे आधारित है, बर्नौली प्रिंसिपल पे आधारित है। राइट ऑप्शन है। कैसे? बर्नौली का जो इक्वेशन होता है वो होता है P1 प्लस रो जी एच वन, यानी P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट नहीं लगाते तो हो जाता P1 प्लस रो जी एच वन प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो मतलब ये रहा कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। तो यहाँ से देखिए, जहाँ पे वेलोसिटी अधिक होगा, जहाँ पे वेलोसिटी अधिक होगा वहाँ का प्रेशर कम होगा, ये बर्नौली इक्वेशन का होता है। जहाँ पे भी वेलोसिटी, यदि विंड का वेलोसिटी जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर कम होगा। तब चिमनी पे ध्यान दीजिए, चिमनी के बाहर जो है विंड का स्पीड यानी हवा का जो स्पीड है वो ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम है चिमनी के बाहर, और चिमनी के अंदर जो है प्रेशर ज़्यादा है। बाहर प्रेशर कम, चिमनी के अंदर प्रेशर ज़्यादा, तो जो धुआं है वो क्या होगा, हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर आसानी से बह करके चला जाएगा। सो कौन सा प्रिंसिपल वर्क कर रहा है यहाँ पे? बर्नौली का थ्योरम, बर्नौली इक्वेशन, बर्नौलीज प्रिंसिपल। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप? तो वो है कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। राइट ऑप्शन सी होगा। A concave mirror is used in base of a microscope as a condenser. The light from an external source is shown the specimen after being passed through mirror. The concave mirror concentrates the light on a specimen only to ensure that the surroundings are relatively dark. नेक्स्ट, लोहे की चादर के जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत चढ़ाते हैं? जस्ता यानी जिंक की परत चढ़ाते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। जिंक इज एन एंटी कोरोजन एजेंट, सो आयरन इज कोटेड विथ जिंक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वो है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का जो बहुलक है पॉलीमर, टेट्राफ्लोरोइथिलीन का पॉलीमर यानी पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ जाता है। सो राइट ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट, पक्षी के अंडे के अध्ययन को कहा जाता है? ओलॉजी कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन साइंस? तो वो हैं कैरोलस लीनियस। राइट ऑप्शन बी होगा। कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये स्वीडन के वनस्पति शास्त्री एवं जीव विज्ञानी थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीवों के वैज्ञानिक नाम एवं उनके वर्गीकरण की व्यवस्थित प्रणाली प्रस्तुत की। लीनियस ने संपूर्ण प्रकृति को तीन जगत, जंतु, पादप तथा खनिज में विभाजित किया। उन्होंने पादप जगत को 24 वर्गों तथा जंतु जगत को 6 वर्गों में विभाजित किया था। नेक्स्ट, समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर कहलाती है?
तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी। त्वरण उसको कहा जाता है एक्सेलरेशन, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, कांटेदार चमड़ी वाले जंतु कहलाते हैं, इचिनोडर्म कहिए या इकिनोडर्म, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सर्प विष रहित होता है? तो अजगर, इसमें विष ग्रंथियों का अभाव होता है, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है लाल रक्त कोशिकाओं में, राइट ऑप्शन सी होगा, आरबीसी में। नेक्स्ट, मनुष्य के पेट में एसिड एक्स बनता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है, एक्स है तो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, पादप के कायिक अंगों में शामिल है यानी बॉडी ऑर्गन में कौन कौन से शामिल है? तो जड़ भी शामिल है, तना शामिल है, पत्तियाँ शामिल है, बीज जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुझाया हुआ चूना का रासायनिक सूत्र कौन सा है? हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। इंग्लिश वर्जन में इसका पढ़ता हूँ, विच इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलाइम। इंग्लिश वर्जन में क्विकलाइम कह रहा है और हिंदी वर्जन में सेलेक्ट लाइम कह रहा है, बुझाया हुआ चूना। तो यदि हिंदी वर्जन बुझाया हुआ यानी सेलेक्ट लाइम आप लेते हैं तो क्विकलाइम का फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसमें हम वाटर को डालते हैं तो ये सेलेक्ट लाइम बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये है सेलेक्ट लाइम, सेलेक्ट लाइम, और ये है क्विक लाइम, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम पूछे तो कैल्शियम ऑक्साइड बताइए और सेलेक्ट लाइम पूछे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताइए। यहाँ पे इसमें ये लोग जो आंसर दिए हुए हैं ये डी दिए हुए हैं, इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। खैर आप ऑप्शन पे नहीं जाइए, क्विक लाइम का जो फार्मूला होता है वो है कैल्शियम ऑक्साइड और सेलेक्ट लाइम का जो फार्मूला होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो क्वेश्चन में आए एग्जाम में, जो जिस तरह का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर टिक कीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे कम है यानी फ्रीक्वेंसी से सबसे कम किसकी है? तो विजुअल कलर्स की फ्रीक्वेंसी, इन चारों ऑप्शंस में से विजुअल कलर की फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे कम है। उसके बाद जो है पराबैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट रेज का है, उसके बाद जो होता है वो एक्सरे का और सबसे ज़्यादा गामा रेज का। तो विजिबल लाइट, उसके बाद में अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद गामा रेज, सबसे ज़्यादा गामा रेज का होता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। सबसे कम जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होगी वो दृश्यमान प्रकाश यानी विजिबल कलर की होगी, विजिबल लाइट की। नेक्स्ट, कपास और ऊन के रेशों के बीच अंतर ज्ञात किया जा सकता है। छूने से तो नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया से भी नहीं, H2SO4 की प्रतिक्रिया से नहीं, जलने से। उसको जलाएंगे उसके बाद में उसका परीक्षण करेंगे तो पता चल जाएगा, राइट ऑप्शन बी होगा। कपास के रेशों में लौ का रंग पीला नारंगी और स्थिर होता है, लेकिन ऊन के रेशों में रंग नारंगी और टिमटिमाता है। रुई के रेशों से जलने पर कागज के जलने जैसी गंध आती है और ऊन के रेशों से बालों के जलने जैसी गंध आती है। नेक्स्ट, पानी एक इलेक्ट्रिक केतली है जो के कारण गर्म होता है। बिल्कुल गलत क्वेश्चन ये छापा गया है, पानी एक इलेक्ट्रिक केतली है। मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, इससे पहले मैं इंग्लिश वर्जन इसका पढ़ता हूँ। वाटर इज एन इलेक्ट्रिक केटल बिकम्स हॉट ड्यू टू, यहाँ पर भी गलत दिया है, वाटर इन एन इलेक्ट्रिक केटल बिकम्स हॉट ड्यू टू। अब 4 ऑप्शन इसमें है, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। चालन, विकिरण, संवहन, इसके अणुओं की गति, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन को फिर मैं समझाता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक केतली एक है, उसमें पानी रखा हुआ है गर्म करने के लिए, तो वो पानी गर्म होता है किस विधि के द्वारा, इसमें से किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है, इसमें जब आप हीट सप्लाई करते हैं, यहाँ पे हीट सप्लाई करते हैं, यहाँ गर्म करते हैं, जब आप गर्म करते हैं तो सबसे पहले वाटर का यहाँ वाला मॉलिक्यूल जो है हीट एनर्जी गेन करता है, हीट लेता है और ये ऊपर चला जाता है। बदले में ऊपर से जो वाटर का मॉलिक्यूल है फिर नीचे आता है, फिर हीट लेकर के ऊपर चला जाता है। इस तरीके से ये क्रम चलते रहता है। मतलब ये रहा कि वाटर का मॉलिक्यूल खुद अपनी जगह को छोड़ रहा है, हीट गेन करके ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला नीचे आ रहा है।
तो इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को कहा जाता है कन्वेक्शन यानी संवहन, कन्वेक्शन। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, संवहन यानी कन्वेक्शन। नेक्स्ट, जबकि निम्नलिखित में से डीएनए की न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। निम्नलिखित में से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा नहीं है, ये जबकि कहाँ से आएगा? तो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, फास्फोरिक एसिड भी है, नाइट्रोजनस बेस भी है, एमिनो एसिड नहीं है। सो राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए संगुइवोरस। संगुइवोरस का मतलब होता है, ये वर्ड यूज सही नहीं है। संगुइवोरस का मतलब होता है रुधिर भोजी, हम कह सकते हैं, जो दूसरे के खून का भोजन बनाता हो। तो संगुइवोरस जो है वो है, सांप तो नहीं है, तिलचट्टा नहीं है, केंचुआ भी नहीं है, मच्छर है। ये दूसरे के खून को चूसता है, अपना भोजन बनाता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट, जब दो जीव इस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं तो दोनों को लाभ होता है। When two organisms interact in such a way, both are benefited called। तो उसको कहा जाता है म्यूचुअलिज्म, पारस्परिकता। म्यूचुअलिज्म राइट ऑप्शन ए है। दो जीवों के बीच का ऐसा इंटरेक्शन जिनमें दोनों को लाभ होता हो, म्यूचुअलिज्म कहलाता है, यानी पारस्परिकता। नेक्स्ट, गाय के दूध का रंग पीला सफ़ेद किस कारण होता है? तो कैसीन के साथ कैरोटीन की वजह से होता है। राइट ऑप्शन सी है। गाय के दूध में कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, जबकि कैरोटीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। गाय के दूध में वसा की मात्रा भैंस के दूध की अपेक्षा कम होती है। गाय के दूध में लगभग 3.5 से 4% वसा होती है, जबकि भैंस के दूध में लगभग 7.2% वसा यानी फैट होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त आपूर्ति को कहा जाता है, इस्कीमिया कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, एक बंद अर्थव्यवस्था में न तो निर्यात और न ही आयात होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्राप्त किया जाता है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये जब हम करते हैं तो आता है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि अनिवार्य रूप से विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है। निश्चित रूप से हो सकती है, समृद्धि आ सकती है, लेकिन अनिवार्य रूप से होगी ये कोई ज़रूरी नहीं है। देश में जनसंख्या वृद्धि होती है तो समृद्धि अनिवार्य रूप से आएगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, देश में पूंजी निर्माण होता है तो समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार के द्वारा लागू की गई थी? जनता पार्टी के सरकार के द्वारा लागू की गई थी 1977 से 80 के बीच में। सो राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। रोलिंग प्लान एक ऐसी योजना है जो कुछ वर्षों के लिए बनाई जाती है तथा प्रत्येक वर्ष अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन किया जाता है। यह अवधारणा जनता पार्टी की सरकार द्वारा लागू की गई थी 1977 से 80 के बीच में। नेक्स्ट, ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहा जाता है? उसे हॉट मनी कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसे हॉट मनी कहा जाता है। एग्जाम्पल, अमेरिकी डॉलर, येन, यूरो। नेक्स्ट, बैंकों को अपने नगद शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात सुरक्षित रखना पड़ता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे SLR कहा जाता है, सांविधिक तरलता अनुपात SLR। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? तो 19 जुलाई 1969 को किया गया था, जुलाई 1969। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, CRR में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव होंगे? बैंकों के ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होगी? नहीं।
बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी, राइट ऑप्शन बी होगा। बैंकों की नगद जमा का वह निश्चित भाग जो बैंक द्वारा आरबीआई के पास रखा जाता है सीआरआर कहलाता है, नगद आरक्षित अनुपात। यदि आरबीआई सीआरआर में वृद्धि करता है तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी। सीआरआर में वृद्धि करने पर बैंकों को अपने संपूर्ण नगद का अतिरिक्त भाग आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, जिससे बैंकों के पास ग्राहकों को ऋण देने के लिए पूंजी की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट, भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो वो भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? संपदा कर यानी वेल्थ टैक्स प्रत्यक्ष कर है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कर नीचे दिए गए कोड की सहायता से कीजिए। सूची 1 सूची 2 महासागरीय धाराएं दी गई है सूची 1 में और महासागर का नाम दिया गया है सूची 2 में। अगुलहास धारा ये दक्षिण हिंद महासागर में चलती है तो ए का 1 हो जाएगा। हम्बोल्ट धारा जो है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलती है। हम्बोल्ट की धारा जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर यानी साउदर्न पैसिफिक ओशियन में चलती है, सो बी का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। क्यूरेशियो धारा जो है वो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन यानी उत्तरी प्रशांत महासागर में चलती है, उत्तरी प्रशांत महासागर, तो सी का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। उसके बाद में है बेंगुला धारा जो है वो दक्षिणी अंध महासागर में चलती है यानी बेंगुला धारा जो है साउदर्न अटलांटिक ओशियन में चलती है, तो यहाँ पे डी का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 4, सी का 3 एंड डी का 2, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है, मकर रेखा पर चमकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो वह है जैविक कृषि, राइट ऑप्शन डी होगा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। जैविक कृषि एक ऐसी उत्पादन प्रणाली है जो मृदा, पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य के अनुकूल होती है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जैविक कृषि क्षेत्र वाला राष्ट्र है। सिक्किम एक संपूर्ण दक्षिण एशिया का प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, यूरोप का कौन सा राष्ट्र अपने कृषि तथा दुग्ध निर्यात में गुणवत्ता रखता है? विच यूरोपियन नेशन मेंटेन्स क्वालिटी इन इट्स एग्रीकल्चर एंड मिल्क एक्सपोर्ट? तो वो है डेनमार्क, राइट ऑप्शन बी होगा। डेनमार्क अपने कृषि तथा दुग्ध निर्यात में गुणवत्ता रखता है। डेनमार्क में खाद्य सामग्री तैयार करना देश का मुख्य उद्योग है। देश की अर्थव्यवस्था खेती, डेयरी फार्मिंग तथा सेवाओं एवं व्यापार पर आधारित है। यहाँ पशुओं के लिए घास उगाई जाती है। दुग्ध उद्योग बहुत विकसित है। मक्खन, पनीर, दूध, दही तथा मांस भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में मानव प्रजातियाँ दी गई है, ह्यूमन स्पीसीज, एंड सूची 2 में अधिकांश व्यक्ति यहाँ से हैं, ये दिया गया है। तो मंगोल जो है प्रजाति के अधिकांश लोग जो है दक्षिण कोरिया में रहते हैं, तो 1 का 2 हो जाएगा। काकेस्वाइट जो है इसके अधिकांश जो है वो जर्मनी में रहते हैं, सो 2 का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ऑस्ट्रेलोइड के जो है अधिकांश लोग श्रीलंका में रहते हैं, सो 3 का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। निग्रोइड इसके जो है अधिकांश लोग इथोपिया में रहते हैं, 4 का 3 हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए का 1 का 2, 2 का 4, 3 का 1 एंड 4 का 3। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, डोनबास नामक कोयला बेसिन प्रदेश स्थित है, कहाँ पे है? तो ये रीजन जो है काला सागर और अजोब सागर के उत्तर में है, जो यूक्रेन में पड़ता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, चाइगोस द्वीप समूह अवस्थित है, तो ये हिंद महासागर में अवस्थित है, राइट ऑप्शन सी है। यूके के कंट्रोल में है, ये मालदीव के उत्तर में है। नेक्स्ट, प्राकृतिक तटबंध बनते हैं जब?
जब नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें से आंध्र प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है, राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। सॉरी, आंध्र प्रदेश से तो नहीं गुजरती है, उड़ीसा से भी नहीं गुजरती है, नहीं गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसमें से 2 जो है उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, तो मोर देन 1 हो जाएगा, ई हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हवाओं के घुमाव की संतोषजनक व्याख्या प्रदान करता है? तो वो है फेरल का नियम, राइट ऑप्शन बी होगा। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायु दाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। इस विक्षेप बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसकी सर्वोत्तम व्याख्या फेरल के नियम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काल उन तीनों में नहीं आता है? तो पूरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल भी आता है, नव पाषाण काल भी आता है, महापाषाण काल नहीं आता है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, मालविकाग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित था? शुंग वंश से संबंधित था, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। तो वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को निष्क अथवा निशाका कहा जाता था, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो वो है भाबरू स्तंभ, राजस्थान का, राइट ऑप्शन ए है। भाबरू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा है। नेक्स्ट, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण की गई है? तो प्राकृत भाषा में की गई है, राइट ऑप्शन डी है। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर से 3 मील दूर स्थित उदयगिरी की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में लिखित इस अभिलेख की भाषा प्राकृत है। यह अभिलेख खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसमें खारवेल के शासनकाल के 13 वर्षों का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, शक संवत कब प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, राइट ऑप्शन बी है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 319 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना शासकों द्वारा कराई गई थी। किन शासकों के द्वारा? पाल वंश के शासकों के द्वारा, राइट ऑप्शन सी है। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट, सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ था? रजिया के काल में हुआ था, राइट ऑप्शन डी है। रजिया को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए न केवल अपने सगे भाइयों बल्कि शक्तिशाली तुर्की सरदारों का भी मुकाबला करना पड़ा और वह लगभग 4 वर्षों तक ही शासन कर सकी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में चहलगामी के सदस्य संबंधित थे। तुर्क से संबंधित है, राइट ऑप्शन सी है। तुर्कानी चहलगामी का संबंध सुल्तान इल्तुतमिश से था। तुर्कानी चहलगामी 40 अमीरों का एक समूह था जो उसके वफादार सरदारों की एक टुकड़ी थी। चहलगामी के सदस्य तुर्क जाति से संबंधित थे। नेक्स्ट, अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह को अपने शासनकाल में खुसरो, खुर्रम एवं महावत खां के विद्रोहों का सामना करना पड़ा था? तो जहांगीर, राइट ऑप्शन सी होगा। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया था जो कि 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। 1623 ईस्वी में शाहजादे खुर्रम के विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। 1626 ईस्वी में महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो है बलबन, राइट ऑप्शन बी है।
बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजस्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, हमीदा बानो बेगम पत्नी थी। किन की पत्नी थी? हुमायूं की पत्नी थी। राइट ऑप्शन बी है। हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुमायूं का विवाह हुआ था। यह अकबर की माँ थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन नहीं है? तो अकबर के समकालीन अबुल फजल हैं, बदायूनी हैं, निजामुद्दीन अहमद हैं, लेकिन लाहौरी नहीं हैं। सो राइट ऑप्शन डी होगा। अकबर के समकालीन इतिहासकारों में अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा निजामुद्दीन अहमद थे, जबकि अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के समकालीन थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। राइट ऑप्शन ए है। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। आगरा पर आधिपत्य कर शीघ्र ही औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में करवाया। खजुआ एवं देवराई के युद्ध में सफल होने के पश्चात 15 मई 1659 को औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? विलियम हॉकिंस क्या अकबर के दरबार में आया था? नहीं, जहांगीर के दरबार में आया था। 1608 से 1611 के बीच में जहांगीर के काल में आया था। और रॉल्फ फिच क्या जहांगीर के दरबार में आया था? और रॉल्फ फिच जो है अकबर के दरबार में आया था, अकबर के काल में। सो ये भी गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है। टॉमस रो क्या शाहजहां के काल में आया था? नहीं, टॉमस रो जो है ये भी जहांगीर के ही शासनकाल में आया था। सो ये भी गलत है। मानुची जो है क्या औरंगजेब के काल में आया था? यस, मानुची जो है औरंगजेब के काल में आया था। वह तोपखाना विभाग का विशेषज्ञ था। सो इसमें से करेक्टली जो मैच्ड है वो डी है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, दिघ निकाय का हिंदी अनुवाद किया था। तो दिघ निकाय जो एक बौद्ध ग्रंथ है और इसका हिंदी अनुवाद राहुल सांकृत्यायन ने किया था। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, सन 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। राइट ऑप्शन सी है। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट, यंग बंगाल आंदोलन किसने किया था? डेरोजियो ने किया था। हेनरी विवियन डेरोजियो। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त से संबंधित था। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में 10 वर्षों के लिए लागू किया था तथा 1793 में इसे स्थायी कर दिया गया था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी है। इसके अंतर्गत निश्चित तिथि तक सूर्य के डूबने से पूर्व सरकारी खजाने में जमींदारों को धन जमा कराना पड़ता था, अन्यथा भूमि का मालिकाना हक छीन लिया जाता था। नेक्स्ट, वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। राइट ऑप्शन ए है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इसके शासनकाल में स्थानीय भाषाओं को न्यायालय में फारसी के विकल्प के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी गई तथा उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाने लगा। नेक्स्ट, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे लाला लाजपत राय थे। राइट ऑप्शन डी है। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। इसी पुस्तक में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना संबंधी सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि इसमें संस्थापकों की उत्कंठा ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने को थी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। राइट ऑप्शन बी है। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था।
नेक्स्ट, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम, बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिए? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। राइट ऑप्शन ए है। वर्ष 1904 में दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग की। वर्ष 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। झांसी से लक्ष्मीबाई ने किया था, ये सही है। ग्वालियर से तात्या टोपे, ये भी सही है। इलाहाबाद से कुंवर सिंह नहीं, इलाहाबाद से नहीं, आरा से, बिहार से। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ से, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था, किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। राइट ऑप्शन डी है। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को आतंकित कर स्वराज्य प्राप्त करना था। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जेनेवा चले गए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। राइट ऑप्शन बी है। रॉबर्ट क्लाइव को प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। इसने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में समाप्त कर दिया। विलियम पीट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। राइट ऑप्शन सी होगा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में BK चिपलुंकर, BG तिलक MB नामजोशी प्रमुख थे। जस्टिस रानाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से एक थे। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन बी है। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। उसने अनेक सुधारात्मक कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन की शुरुआत थी। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनाए गए तथा जिलों में तहसील बोर्ड, जिला उप विभाग बनाने की योजना बनाई गई। नगरों में नगर पालिका का गठन किया गया। इन संस्थाओं में गैर सरकारी सदस्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। नेक्स्ट, किस वर्ष हरिजन साप्ताहिक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? 1933 में हुआ था। राइट ऑप्शन ए है। वर्ष 1933 में साप्ताहिक पत्र हरिजन सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। साप्ताहिक पत्र हरिजन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। वर्ष 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट, MC शीतलवाड़, BN राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके सदस्य थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। राइट ऑप्शन डी है। भारत सेवक संघ या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। MG शीतलवाड़, BN राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रमुख सदस्य थे। नेक्स्ट, हाल ही में तटरक्षक बलों द्वारा निम्न में से किस जीव की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो वो है ओलिव रिडले टर्टल। तो कछुआ के लिए है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत बायोटेक द्वारा निर्मित चिकनगुनिया के लिए वैक्सीन टीके ने चरण 2 और चरण 3 के लिए नैदानिक परीक्षणों में प्रवेश किया है। उसका नाम क्या है? BBV87 नाम है। राइट ऑप्शन ए है। चिकनगुनिया वैक्सीन BBV87 का नैदानिक परीक्षण कोस्टारिका में 25 अगस्त 2021 से किया गया। इसे भारत बायोटेक और अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान की साझेदारी में विकसित किया गया है। यह एक निष्क्रिय वायरस टीका है जो कोवैक्सीन के समान है। नेक्स्ट, ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट किस स्टार्टअप ने विकसित किया है? तो दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट JUPITY चंडीगढ़ स्थित स्टार्टअप ने इसे शुरू किया है।
जुपिटर्स, राइट ऑप्शन ए है। इसका संचालन ब्लॉकचेन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश निम्न में से कौन सा है? तो वो भारत है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने लड़कियों के विवाह हेतु न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने संबंधी एक विधेयक लोकसभा में पेश किया है। इसे लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करना पड़ेगा, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में संशोधन करना पड़ेगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन करना पड़ेगा। तो तीनों में संशोधन करना पड़ेगा, 1 2 3, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम आयोजन कहाँ शुरू किया गया था? तो इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था, भूटान में शुरू किया गया था, भूटान के टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। यह यूएनडीपी तथा ओईसीडी की संयुक्त पहल है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 3.9% की, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, नवंबर 2021 में निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व के शहरों को गर्मी से निपटने हेतु सहायता करने के लिए बीटिंग द हीट ए सस्टेनेबल कूलिंग हैंडबुक फॉर सिटीज नामक रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया? तो यूएनईपी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, राइट ऑप्शन बी है। मुंबई में जन्मी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य के प्रोफेसर थीं। हाल ही में 15वां शेख जायद पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बनी हैं। उन्होंने 2019 में लीडन के ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित अपनी नवीनतम पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए यह पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की पर्यावरणविद अधिवक्ता रिजवान हसन को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो है बांग्लादेश की, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, मार्च 2022 में किस देश ने नूर 2 नामक सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? ईरान ने किया है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, अर्थ आवर 2022 हाल ही में किस दिन मनाया गया था? 26 मार्च को मनाया गया था, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है? हरियाणा के द्वारा किया गया है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में कृषि क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन जीवीए का देश के सकल मूल्यवर्धन जीवीए में कितने प्रतिशत का योगदान है? तो 18.8% का है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार देश में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 6.4% अनुमानित है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाना प्रारंभ किया गया था? 7 अगस्त 2015 को, राइट ऑप्शन ए है। हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय सेना और किस देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र-21 का आयोजन अगस्त 2021 में किया गया था? तो रूस, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, मैग्डेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? स्वीडन की है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना नाम की अम्ब्रेला योजना लागू कर रहा है? तो वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, 2021 में भारत में गूगल में सबसे अधिक खोजा जाने वाला व्यक्ति मोस्ट सर्च्ड एंड फॉर पर्सनालिटी कौन था? तो वो है नीरज चोपड़ा, राइट ऑप्शन डी है। गूगल ने अपनी ईयर इन सर्च 2021 सूची जारी की जो दुनिया भर में इस सर्च इंजन पर सबसे अधिक खोजी गई चीज़ों को प्रदर्शित करती है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा 2021 में भारत में सबसे अधिक खोजे जाने वाले व्यक्तित्व बन गए। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रही कैथरीन रसेल किस वैश्विक संस्था की नई प्रमुख है? तो वो है यूनिसेफ की, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली झिल्ली डाला बेहरा किस खेल से जुड़ी हुई हैं? भारोत्तोलन से, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? तो मालदीव से संबंधित है, राइट ऑप्शन सी है। इंडिया आउट अभियान का नेतृत्व मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने किया था। हाल ही में मालदीव में राजनीतिक दलों ने इस अभियान का विरोध किया है। पिछले 3 वर्षों में सोशल मीडिया पर इंडिया आउट नारा देखा गया।
इंडिया आउट अभियान इस आरोपों के इर्द गिर्द केंद्रित है कि भारत सुरक्षा सहयोग के माध्यम से मालदीव में एक सैन्य उपस्थिति स्थापित करना चाहता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की कंपनी साब ने भारतीय सेना से 84 एंटी आर्मर हथियार का अनुबंध हासिल किया है? तो वो है स्वीडन से। राइट ऑप्शन ए है। भारत ने स्वीडन की साब ग्रुप से 84 एंटी टैंक हथियार को खरीदने का ऐलान किया है। यह हथियार 200 मीटर की रेंज में किसी भी आर्म्ड व्हीकल को बर्बाद करने में सक्षम है। इसे भारतीय थल सेना के पैरा कमांडो और राष्ट्रीय राइफल्स और भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो को सौंपा जाएगा। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो 5.25 लाख करोड़। राइट ऑप्शन डी होगा। वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा क्षेत्र के लिए 5,25,166 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल के आवंटन से 10% ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आस्था IAS के फुल लेंथ टेस्ट 4 के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टेस्ट के क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।